रहा है, महाभारत जारी है। देखिए, सबसे पहले तो जो आप जाइए सूरत जाते हैं। पहले जब सूरत गए थे ये लोग, तो सूरत के बाद इनको गुवाहाटी क्यों ले जाना पड़ा? गुवाहाटी क्यों जाना पड़ा इनको? अगर इतने ताकतवर थे, आज ये बता रहे हैं 50 विधायक हैं, तो इनको गुवाहाटी भागने की जरूरत क्यों पड़ी? एक उसमें जवाब है ना। अभी मैं खाली खड़ा कर रहा हूँ पूरे पॉइंट्स। दूसरी बात, अभी जब वो आएंगे यहाँ, तो शिंदे साहब को यहाँ ये साबित करना है कि उनके साथ 37 विधायक हैं, तभी जो है एंटी डिफेक्शन लॉ से बचेंगे। जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, उनका टेस्ट तो बाद में होगा, पहले इनका टेस्ट होगा कि इनके पास 37 है या नहीं है, और नहीं है तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जाएंगे और फिर बहुमत का आंकड़ा बदल जाएगा। आज बहुमत जो है 145 144 में है, तो वो घट के कहां जाएगा? वो प्रशांत भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि वो तकनीकी जानकार ज्यादा है मुझसे। दूसरी बात ये क्या है कि जो आपने संजय राउत का बयान दिखाया, उसमें संजय राउत ने कहा कि आइए हम स्वागत के लिए तैयार हैं। स्वागत के लिए तैयार का मतलब क्या होता है? वो फूल माला लेके तो तैयार होंगे नहीं। ये तो शिवसेना है, वो शिवसेना की बुनियाद ही जो है ना, वो खाली आक्रामक भाषा नहीं है अटैक करने पे। और जरा सा आप लीजिए, अगर पीछे जाइए 66 में, जब 60 का दशक जब बाल ठाकरे साहब ने ये शुरू की थी शिवसेना, तो मराठी समाज को लेकर के ये शिवसेना शुरू हुई थी। और मराठी समाज के उन वर्गों को लेकर के जो गरीब तबके के लोग थे, जो ठेले वाले थे, रिक्शे वाले थे और दूसरे गरीब लोग थे, उनको लेकर के शुरू किया था। आप जानते हैं कि मुंबई जो है चमकता हुआ शहर है, महाराष्ट्र की राजधानी है और देश की आर्थिक राजधानी है। तो यहाँ एक से एक अमीर लोग भी रहते हैं और उतने ही भयावह गरीब लोग भी रहते हैं। धारावी का नाम सुना होगा। धारावी जो है, अब तो धारावी बहुत बदल गया है, लेकिन कभी धारावी जो है सबसे बड़ी झोपड़पट्टी के तौर पर याद की जाती थी। तो उन लोगों को लेकर के बाला साहब ठाकरे ने ये पार्टी शुरू की थी शिवसेना। और राजनीतिक दल से ज्यादा जो है एक सामाजिक दल हुआ करता था उस जमाने में। फिर जो है 80 का जो लेट दशक आया, उसमें शिवसेना राजनीतिक पार्टी के तौर पर खड़ी हुई। तो अभी जो हालत ये है कि शिवसेना को उखाड़ने की जो लड़ाई चल रही है, हालांकि मैं बोलूं कि बाला साहब ठाकरे के साथ भी ऐसा हादसा हुआ था 90 के शुरुआती दशक में, जब छगन भुजबल चले गए थे पार्टी छोड़ करके, और एग्जैक्टली वही बात कही थी जो उद्धव ठाकरे ने कही है कि अगर एक भी शिव सैनिक उठ के कहता है कि आप छोड़ दो शिवसेना प्रमुख का पद, तो मैं छोड़ दूंगा। और कोई विधायक अगर कहता है कि आप जो हट जाओ, तो मैं सारे पदों से हटने को तैयार हूं। उद्धव ठाकरे ने वही कहा कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा। और छोड़ क्या दूंगा? वो अपने घर आ गए तो बता भी दिया कि खाली मुहजवारी नहीं बोल रहा हूँ, चला भी जाऊंगा। अब वो घर जो लौट के आए हैं, उसमें दो महत्वपूर्ण तथ्य छुपे हुए हैं। एक तो ये है कि जो कई लोगों ने कहा भी है अलग अलग मीडिया में कि वो भाई भावनात्मक अपील है। मैं भी मानता हूं भावनात्मक अपील है, क्योंकि शिवसेना की स्थापना ही भावना पे हुई है। भावना शिवसेना में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो आक्रामक भावना हो या भावुक कर देने वाले भावना हो। और आपने कहा कि मैं सामने से जुड़ा हुआ हूं, तो एक प्रसंग आधे मिनट का सुनाता हुआ आगे बढ़ूं कि एक बार जो है हम बाला साहब ठाकरे के पास बैठे हुए थे, तो उनके पास उसके पहले, हमारे आने से पहले, एक मुस्लिम महिला बैठी हुई थी बुर्के वाली, और वो रो रही थी, उसके गोद में एक बच्चा भी था। तो उस महिला ने, बाला साहब ने कहा कि तुम रो मत, रोगी तो मैं भी रो दूंगा, तो प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। तो बाला साहब, तो महिला ने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि बांद्रा में जहां मैं रहता हूं, उसके बगल में एक स्कूल है, वो स्कूल वाले मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं करना चाहते। वो कहते हैं तुम मुसलमान हो, तो मैं कहां जाऊं एडमिशन लेने के लिए? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास स्कूल के किसी आदमी का नंबर है? तो बोला हाँ, ये प्रिंसिपल का नंबर है। और बाला साहब ने उसकी पर्ची ली, और उनके राइट हैंड साइड में एक टेबल होता था जहां 2-3 टेलीफोन लगे रहते थे। उस समय छोटा सा ही कमरा होता था बाला साहब का, जहां वो बैठते थे, मिलते थे लोगों से। तो उन्होंने फोन खुद उठाया और घंटी बजा दी, मतलब लगा दिया, रिंग लगा दिया। अब यहाँ से उन्होंने बोला कि मी बाला साहब बोल दो। अब उधर क्या हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि जो जाओ तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। फिर महिला पांव पकड़ने लगी और उन्होंने कहा मत करो,
मैं जो है रो दूंगा। तो ये उदाहरण इसलिए मैं सुना रहा हूं कि बाला साहब मूलतः एक संवेदनशील व्यक्ति थे और एक सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। जो एकनाथ शिंदे है जो कह रहे हैं कि मैं बाला साहब का असली प्रतिनिधि हूं, वो गलत कह रहे हैं। बाला साहब का असली प्रतिनिधि जो है राज ठाकरे नहीं हो सके, तो एकनाथ शिंदे कहां खड़े होते? और बाला साहब ने अपना प्रतिनिधि बेसिकली बता दिया था कि उद्धव है, और वो जो है उद्धव ठाकरे को उन्होंने सत्ता, हर तरीके की सत्ता सौंप दी थी, तो ये बता दिया था कि उद्धव ही हमारा प्रतिनिधि है और जो भी शिव सैनिक है उनके लिए बाला साहब का प्रतीक उद्धव ठाकरे है। अब जो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे विधायक है, एकनाथ शिंदे आज जो है विधायक दल के नेता थे, उनके पास आज देखिए कह रहे हैं कि 50 विधायक हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे क्या ठाकरे परिवार से है? क्या ठाकरे हैं? तो जब ठाकरे नहीं है तो पार्टी उनकी कैसी हो जाएगी? फिर आप समझिए कि एकनाथ शिंदे के बाद ये जो कंस्ट्रक्शन है शिवसेना का, बहुत संगठनात्मक तौर पे है, बहुत बड़ा संगठन है ये, और संघ से कमजोर नहीं है ये संगठन, संघ से बल्कि ताकतवर संगठन इसके पास है महाराष्ट्र में। और इसको समझिए कि संघ की जो मूल जो उसका जो ऑफिस है वो नागपुर में यानी महाराष्ट्र में होने के बाद भी बीजेपी जब तक बाला साहब ठाकरे रहे मजबूत नहीं हुई, और बीजेपी को हमेशा शिवसेना का साथ लेना पड़ा। इसमें भी अर्थ देखिए, आज भी वो जो शाखा प्रमुख है, जो शिव सैनिक है, जो शिवसेना का जो एक तरीका है, जो तेवर है, तो बिल्कुल अलहदा है, बेहद आक्रामक तेवर है। और जब बाबरी ढांचा ढहाया गया था, उस समय आपको याद होगा जब बीजेपी के नेता भाग रहे थे कि हम नहीं थे तोड़ने में, तब बाला साहब ने कहा था कि हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है। उस समय मैं भी वहां बैठा हुआ था जब वो बोल रहे थे कि हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है, क्या करना है बताओ। तो अपने आप को कट्टर हिंदू मानते थे, लेकिन वो वैसे वाले हिंदू नहीं थे जैसे ये बीजेपी सरकार जिस तरह के हिंदू को प्रोजेक्ट कर रही थी। और मैं बोलूं कि अगर बाला साहब की भी एक जो है समस्या हो गई थी कि बाला साहब ने भी आंक लिया था कि जो मराठीवाद की जो राजनीति है वो बहुत लंबी नहीं जाएगी, और 90 के बाद चूंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ और उसमें जो है उनके लिए जरूरी हो गया कि वो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बात करें, और उन्होंने पार्टी को फैलाना शुरू किया। और उद्धव ठाकरे ने पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था आपको कि उद्धव ठाकरे ने मी मुंबईकर का नारा दिया था। तो बाला साहब तो नहीं कर सके, बाला साहब जो है वो संवेदनशील लोगों को जोड़ने में कामयाब नहीं रह सके, एक प्रबुद्ध लोगों की पार्टी नहीं बना सके। तो ये इन्होंने जो है उद्धव ठाकरे ने एक प्रयास किया उदार पार्टी बनाने का। इसलिए देखिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन मुंबई में शांति है, कहीं कोई हंगामा नहीं हो रहा। तो ये जो है ये न कोई समझे कि ये मुंबई में शिवसैनिक कमजोर हो गए हैं। एकनाथ शिंदे का दबदबा जो है ठाणे में है, लेकिन मुंबई में अभी भी शिवसेना का दबदबा है। लेकिन जो उद्धव ठाकरे हैं वो उस तरीके की शिवसेना नहीं बनाना चाहते, शिवसेना को बदलना चाह रहे हैं। और इसी क्रम में ये जो हुआ है, इसमें ये भी समझ लीजिए कि ये जो हुआ है उसमें क्या इनको पता नहीं होगा? क्या शरद पवार को ये पता नहीं होगा? क्योंकि गृह मंत्री उनके हैं शरद पवार जी के। तो इतनी बड़ी घटना घट रही है, 50 विधायक आपके यहाँ से जा रहा है, क्या आपको पता नहीं होगा? तो ये भी एक चक्रव्यूह रचा गया है। और देखिए कल से शरद पवार सामने आके खड़े हो गए हैं, और उद्धव ठाकरे जो बैक फुट पे दिख रहे थे, उद्धव ठाकरे यानी आप संजय राउत को जो आपने बयान दिखाया उसे फ्रंट फुट पे दिखाई पड़ रहे हैं, और एक बार फिल्म आत्मल दिखाई पड़ रहा है। और एक समझिए कि इसके माध्यम से एक राजनीति हो रही है, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति हो रही है। अभी जो है कांग्रेस और शरद पवार दोनों मिलकर के इस चक्कर में लगे हैं कि कैसे ये उद्धव को कमजोर न पड़ने दिया जाए, और उद्धव को कमजोर नहीं पड़ने देने के लिए सारी घेराबंदी हुई है। क्योंकि अगर महाराष्ट्र में सरकार इनकी जाती है तो गुजरात और मुश्किल हो जाएगा, और 2024 का चुनाव मुश्किल हो जाएगा कांग्रेस के लिए। तो कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और शरद पवार ये चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व का एक बड़ा परचम है उनको लेकर के उदार हिंदू और उग्र हिंदू की जब हम बात करते हैं तो उदार हिंदू के तौर पे इनको रखा जाए और बीजेपी पर इनके बहाने हमला किया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अस्त्र है कांग्रेस और शरद पवार के लिए इस समय। तो ये शरद पवार और कांग्रेस शिवसेना के साथ पूरे बल के साथ खड़ी है। एक मिनट और बोलूंगा फिर मैं कंप्लीट करूंगा अपनी बात।
अभी और देखिए, जो 50 विधायक या 40 विधायक की बात कर रहे हैं, यहाँ से जो बाद में विधायक गए वो भी वहीं रह गए। वो गए थे समझाने के लिए, अपना संदेशा लेके गए थे, जैसे सूरत लेके गए थे वैसे गुवाहाटी लेके गए थे, और कहते हैं कि वो भी वहीं रह गए। तो ये बात जानिए कि वहां जो सारे विधायक हैं सारे उनके ही समर्थक हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सिनेमा का स्क्रिप्ट रचा जा रहा है। मुंबई जो है वो माया नगरी है, और बाला साहब ठाकरे का तो सिनेमा से बड़ा गहरा संबंध रहा है। तो ये स्क्रिप्ट रची जा रही है, और इस स्क्रिप्ट के असली रचयिता लेखक जो है वो शरद पवार ही है। और शरद पवार जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उसमें मैं एक दो विधायक का नाम आपको बताऊं। हमारे जहां मैं रहता हूं उसके बगल में एक विधानसभा सीट है मागा ठाणे, वहां पे जो है प्रकाश सुर्वे विधायक है शिवसेना के, वो भी वहां गए हुए गुवाहाटी। प्रकाश सुर्वे पहले जो है शिवसेना में नहीं थे, पहले वो एनसीपी के साथ थे। पवार साहब के बड़े कट्टर सहयोगी रहे वो। पिछले चुनाव में वो जो है आ गए थे इनके साथ। ये है एक भाईंदर से एक विधायक है गीता जैन, जो बीजेपी की थी लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और निर्दलीय हो गई, वो भी वहां गई हुई है। तो ऐसे कई विधायक हैं जो वहां रह करके घर के भेदी विभीषण का काम कर रहे होंगे। और जब यहाँ अभी तक वो नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पे बीजेपी हिम्मत नहीं दिखा रही है उनको लेकर के आने की, तो इसके पीछे समझिए कि वो कहीं ना कहीं गेम बदल रहा है। और जो आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की सियासत में नया मोड़ नहीं, नए अभी कई मोड़ आने हैं। राजीव जी।